गोल्ड में इन्वेस्ट करना हमेशा से क्लासिक माना गया है, तो अब क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? निवेश करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना निवेश के तो आप कैपिटल ग्रो कर ही नहीं पाओ। फिर आपको हम दो कहते हैं ना कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, पर क्या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? अगर पैसे बच रहे हैं 5,000 तो वो कहाँ जाके इन्वेस्ट करें? किसी महीने आपको बोनस आ गया कंपनी से 50,000 रुपया, अब उसके अगेंस्ट कोई खर्चा नहीं है आपके पास, तो आपने एक बार के लिए उसको एफडी में पार्क कर दिया कि मेरे को अभी पता नहीं करना क्या, पर 3 महीने बाद आपको लगता है कि अब एक कोई म्यूचुअल फंड है जो मैं खरीदना चाहता हूँ या मैं इसमें लॉन्ग टर्म पैसा डालना चाहता हूँ, आप उस म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। सर, तो क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड को लोग बुरा बोलते हैं और अच्छा भी बोलते हैं, या तो नहीं ही यूज करते या फिर बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं, तो क्या है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स? हर चीज को प्लान कीजिए, अनप्लान्ड मत चलिए। बस इतना अगर आप प्लान कर लेंगे ना, तब भी आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाएंगे। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या सीखा है? एक्सट्रीम पेशेंस, गुड थिंग्स टेक टाइम एंड ग्रेट थिंग्स टेक डेकेड्स। वेलकम संजय जी, फिर से Thank you, आप आ रहे हो हमारे चैनल पे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज ना हम थोड़ी ऐसे बात करते हैं। पिछली बार हमने पॉडकास्ट में फाइनेंस पे बात की थी। जी, आज हम इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे कि ठीक है। इन्वेस्टिंग क्या होता है। पहले तो हमें सेविंग सिखाया जाता था कि सेव करो, पिगी बैंक में पैसे डालो। ये पिगी बैंक से पोर्टफोलियो तक का सफर कैसे आ गया? मुझे ये जानना है आपसे। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने बुलाया अपने चैनल पे। पिग्गी बैंक से पोर्टफोलियो, हाँ। तो लोग है ना पोर्टफोलियो को लेके बहुत डरते हैं हम्म, कि मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, क्या करूं, मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए। पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं बट थाली है, खाने की थाली है। हम्म, खाने का थाली भी तो एक पोर्टफोलियो है। हम्म, एक सिंगल चीज तो आप खाते नहीं है। हम्म, सिर्फ चावल रख दिए जाए हम्म, थाली पे तो कोई खा नहीं सकता, सिर्फ दाल रख दी जाए तो खा नहीं सकते, सिर्फ सब्जी रख दी जाए तो खा नहीं सकते, सिर्फ मिठाई रख दी जाए तो भी नहीं खा सकते। तो एक नरिशिंग आपको आहार चाहिए होता है जिसको हम खाने का पोर्टफोलियो कहते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कहते हैं। उसी तरह बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट है, उसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। कि अब आपको अपने लिए ऐसे एसेट्स चुनने हैं जो आपके लिए आपको सूटेबल। अब किसी को तेज खाना जमता है तो वो तेज खाना खाएगा, किसी को ब्लैंड खाना जमता है ब्लैंड खाएगा, तो वो आपका पर्सनल चॉइस है। और ब्लैंड और तेज का मतलब है रिस्क कितना ले सकते हो आप। अब अगर किसी को भी अपना पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो बनाने से पहले उसको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि उसका स्वभाव क्या है। होता क्या है, लोगों को लगता है अरे यार इसने बहुत पैसे बना लिए, इसने तो 30% रिटर्न बना लिया, 20% रिटर्न बना लिया, मैं भी बना लूंगा। आप नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको वो चाहिए क्यों। तो ऑलवेज स्टार्ट विद मैं पैसा क्यों निवेश कर रहा हूं, मेरा गोल क्या है। पोर्टफोलियो बहुत एंड में आता है, पहले आता है गोल। मेरे को पैसा चाहिए क्यों, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन पहले आंसर करने हैं आपको। क्यों चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है। कब चाहिए, 5 साल बाद खरीदनी है। कितने चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। अब आपके पास क्यों, कब और कितना तय हो गया है। अब अपने को पोर्टफोलियो पे जाना पड़ेगा। पर पोर्टफोलियो पे जाने से पहले हमारे को एसेट समझने पड़ते हैं और एसेट का बिहेवियर समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इक्विटी मार्केट्स में आते हैं यानी स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो स्टॉक मार्केट का बिहेवियर है, ये हाईली वॉलेटाइल है। लंबे लंबे समय तक ये 0 रिटर्न्स दे सकता है, छोटे से स्पैन में बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, बड़ा क्रैश दे सकता है। तो क्या आप इसे झेल सकते हो? रिस्की है, रिस्की है, हाई रिस्क है। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इसके अंदर भी रिस्क अलग अलग तरह के हैं। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में बात करो यानी बड़ी कंपनीज में बात करो तो रिस्क कम हो जाता है। मिड कैप यानी मध्यवर्गीय कंपनी में करो तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, और छोटी कैप स्मॉल कैप कंपनीज में करो तो रिस्क और बढ़ जाता है। तो ये यूनिवर्स को आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हर एसेट का नेचर क्या है। गोल्ड एक स्टेबल एसेट है। अभी पीछे तो उसने अच्छी ग्रोथ दी, पर जनरली गोल्ड बहुत तेजी से नहीं गिरता है। गिरेगा, थोड़ा गिर जाएगा, फिर वापस चढ़ जाएगा। तो वो एक नॉन वॉलेटाइल एसेट है, ठीक है, आपको ज्यादा झटके नहीं देगा। सिल्वर हाईली वॉलेटाइल एसेट है, बहुत झटके देगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ना एसेट का स्वभाव पता होना चाहिए। अब जवाब क्या है, जवाब बड़ा सिंपल है। जितना पैसा आप लंबे समय के लिए डाल सकते हो उतना झटका ज्यादा झेल सकते हो। यानी कि जितना पैसा आप लंबे समय के लिए डालोगे उतना रिस्क आप ज्यादा ले सकते हो। अब अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो उसको पहले 3 क्वेश्चंस उसने आंसर कर लिया, उसने एसेट का स्वभाव समझ लिया, उसके हिसाब से फिर उसको अपना पोर्टफोलियो अब बनाना है कि कितना मैं पैसा जो है एफडी में रखूंगा, कितना मैं पैसा हो सकता है डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में रखूंगा, कितना मैं हाइब्रिड में रखूंगा, हाइब्रिड में इक्विटी भी होता है डेट भी होता है, कितना मैं जो है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में रखूंगा, उसमें लार्ज कैप में रखूंगा, स्मॉल कैप में रखूंगा, मिड कैप में रखूंगा, उसके बाद गोल्ड में कितना डालूंगा, सिल्वर में कितना डालूंगा। ये पूरा आपके पास विकल्प अब अवेलेबल है। अब इसको आपको कंपोज करना है और रूल बड़ा सिंपल है, आप रिस्क तभी ज्यादा ले सकते हो जब आपके पास समय ज्यादा हो। अगर आपके पास समय कम है, यानी हम लोगों को कहते हैं अगर आपका समय 3 साल से कम का है तो आप इक्विटी मार्केट्स में आओ ही मत।
क्योंकि ऐसा हो सकता है ये 3 साल में मार्केट नीचे चली जाए, इक्विटी मीन स्टॉक स्टॉक मार्केट में। हाँ, तो आपने 100 रुपए डाले होंगे, पता चला वो 3 साल बाद अभी 90 रुपए रह गए, तो आप सोचोगे यार इससे अच्छा तो मैं एफडी में डाल देता, एटलीस्ट मेरे को साल के 6-7% तो बनते। तो आपको पहले पता होना चाहिए आपको क्यों पैसा चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, आपको एसेट का स्वभाव पता होना चाहिए, और इन दोनों का मैच द फॉलोइंग करोगे तो आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये होता है पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन का राइट तरीका। और इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग अब आपको चूज करना है कौन से एसेट में मैं पैसा डालूं, कि मैं किस में निवेश करूं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि भाई मेरे पास 10 साल का समय है और मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, मैं रिस्क ले सकता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने तय किया कि भाई मैं किसी भी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डालता हूं। अब फ्लेक्सी कैप फंड क्या करता है, वो अपने आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, बड़ी कंपनी, मध्यवर्गीय कंपनी, छोटी कंपनी, तीनों में निवेश कर देगा अपने हिसाब से, जो मैनेजर को ठीक लगेगा। हमें बस पैसे लगाने हैं, हमें बस पैसे लगाते रहना है, हमारे को दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट में जो दिमाग लगाता है वो पैसे नहीं बनाता, और जो सिर्फ पैसे लगाता है, दिमाग नहीं लगाता, वो पैसे बना लेता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये गेम ही लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का गेम है ही नहीं। वेल्थ क्रिएशन शॉर्ट टर्म का गेम है ही नहीं। जितना समय आप इसको रखोगे पैसे को, उतना ही वो ग्रो करेगा, उतना ही वो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा। तो आपको बस जो है मार्केट में बने रहना है, पिच पे बने रहना है, ताकि रन थोड़े थोड़े कभी कम बटोर लिए, कभी ज्यादा बटोर लिए, कभी खराब बॉलर आया तो छक्का मार दिया, बस विकेट नहीं गिरना चाहिए आपका। विकेट गिर गया तो फिर रन नहीं बनेंगे आगे कभी। मतलब भागना नहीं है वहां से, भागना नहीं, आपको धीमे धीमे खेलना है, आराम से खेलना है। ऐसी कोई बॉल मत खेल लेना जिसमें आप आउट हो सको, मतलब ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट मत करना जिससे आपका पैसा खत्म हो जाए। मैं जानना चाहूंगी कि आपने पहली इन्वेस्टमेंट क्या की थी जब आप इस पे आए थे? कितने की इन्वेस्टमेंट थी और क्या की, किस पे की थी? मैंने पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू किया था 2006 में। स्टॉक में? डायरेक्ट स्टॉक्स में, सीधा ही स्टॉक खरीद लिया था। ओके, तो रिस्की है। जीएमआर इंफ्रा करके कंपनी थी, उसमें पैसा डाल दिया। अब तो अब इतनी समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। फिर 2008 में जब मैंने जॉब चालू की, जनवरी के आसपास, तब जाके मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट एसआईपी में, मैंने म्यूचुअल फंड्स में चालू किया, एसआईपी के माध्यम से। तब कोई जानता भी नहीं था एसआईपी क्या होता है, बहुत कम लोग जानते थे। तो हमने 2008 में मैंने अपनी पहली 2000 रुपए की एसआईपी करी थी, और वहां से लेके फिर धीरे धीरे अपनी एसआईपी बढ़ाते गए और इन्वेस्ट करते गए। अभी पॉडकास्ट, रील, इन सब के जरिए ना लोग ज्यादा जान रहे हैं इन्वेस्टिंग करना है, कैसे करना है, पर बहुत सारे लोग डरे हुए भी हैं। तो कौन सा सेफ मोड है इन्वेस्ट करने का? देखिए, डर को ना पहले क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमें ना डर है लॉस ऑफ मनी का, कि मैं पैसे डालूंगा, मैं हार जाऊंगा, मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। प्रॉब्लम हमारे समाज में क्या है कि हमारे समाज में ना उधार को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उधार पे घर ले ले तो सब ताली बजाएंगे, उधार पे गाड़ी ले ले सब ताली बजाएंगे, पार्टी मांगेंगे, पार्टी बोले पार्टी दो, हाउस वार्मिंग पार्टी दो, गाड़ी की पार्टी दो। पर कोई व्यक्ति ये सब छोड़ के, उधार ना लेके, थोड़ा सा पैसा भी निवेश करेगा और कहीं पैसा डालेगा, तो लोग डराएंगे, देख भाई तूने 100 रुपए डाले, कल को वो 90 हो सकते हैं। फुलिश बोलते हैं। हाँ, बोले तू मरेगा, गोल्ड इतना महंगा हो गया, तूने और अभी खरीद लिया। ये तो तब से सुन रहा हूँ जब से गोल्ड 25,000 हुआ था। 25,000 रुपए तोले पे भी गोल्ड महंगा था, आज 1,25,000 रुपए पे भी महंगा है। तो आपको समझना पड़ेगा एसेट्स में ग्रोथ आएगी, ओवर टाइम आएगी। तो आप निवेश करना थोड़ा थोड़ा चालू करो। पर ये जो डर है, डर को कैसे तोड़ा जाए, उसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। सबसे पहली चीज है, आपका सारा पैसा मत झोंक दो। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर दो। तो क्या हो गया कि आपने डर को थोड़ा सा क्वांटिफाई करके साइड में रख दिया कि ठीक है जी, अगर मेरे को 6 महीने मेरे पास पैसे नहीं बने तो मेरा घर फिर भी चल जाएगा। वो आपने एफडी में रख दिया, सेफ, एकदम सेफ एंड सिक्योर रख दिया। थोड़ा पैसा घर पे कैश में रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा एक मिनट रोकती हूँ कि एफडी इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट है? एफडी का एक काम है, एफडी का काम है इमरजेंसी फंड का पैसा होल्ड करना, बस। उसके अलावा एफडी का कोई काम नहीं है। या फिर बहुत सीनियर सिटीजन हो जाते हैं जिनको बहुत डर लगता है कैपिटल का, पर उनके पास पैसा बड़ा होता है, उनको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ब्याज आता रहे, उनके लिए एफडी ठीक है। पर एक बंदा जो निवेश करके पैसे को ग्रो करना चाहता है, उसके लिए एफडी ठीक नहीं। एफडी से पैसे की ग्रोथ नहीं होती। तो आपको इमरजेंसी फंड को ग्रो थोड़ी करना है, इमरजेंसी फंड को प्रोटेक्ट करना है कि भाई इस पैसे को कुछ हो ना, तो इसलिए वो एफडी में आप कर दो। उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और फिर लाइफ इंश्योरेंस ले लो। अब लाइफ में किस बात का रिस्क है? नौकरी गई, तनख्वाह खत्म हुई, तो आपके पास इमरजेंसी फंड है। हेल्थ खराब हुई, हेल्थ इंश्योरेंस है। आपको कुछ हो गया, परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस है। तो आपने जिंदगी के जो बड़े रिस्क थे वो कवर कर दिए, सिक्योर कर दिया। अब आपके पास पैसा बच रहा है, क्या करोगे उसका? आपके खर्चे भी निकल रहे हैं, आपकी ईएमआई भी जा रही है, आपका रेंट भी जा रहा है, सब खर्चे निकल रहे हैं, बाहर भी जा रहे हो, उसके बाद भी आपके पास 5,000 रुपए महीना बच रहा है। अब उसका क्या करना है? तो उसको लंबे समय के लिए डाल दो। अब क्या रिस्क रह गया? अब ओवरनाइट तो आपको पैसा चाहिए नहीं। आपने समझो जी, मैं कहता हूं आपने आज 5,000 रुपए डाले,
SIP करना चालू, अगले दिन स्टॉक मार्केट 50% गिर गया, ठीक है, इससे खराब तो कुछ नहीं होगा कि आपने डाला आधे हो गए। अगले दिन 50% आधा हो गया, ठीक है जी, 5 का 2.5 हो गया ना, मुझे कौन सा निकालने दे, मुझे नहीं निकालने दे, अब डालते रहो, अब 2.5 पे और खरीद लो, और लोग इस डर टाइम के पे निकाल लेते लोग हैं डर के इस निकाल लेते हैं इस टाइम पे। हाँ। अगर किसी के फेवरेट शू पे, फेवरेट कपड़े पे सेल लगेगी तो लाइन लग जाती है दुकान के बाहर कि भाई यहाँ पे 4,000 की शर्ट थी 2,000 की मिल रही है, पर यही निफ्टी 100 मतलब समझो 25,000 का था, वो 22,000 हो गया, 21,000 हो गया, तो सब भाग जाते हैं। भाई जाएगा ना किसी दिन वापस ही 25, अब मुझे नहीं पता 6 महीने में होगा, 12 महीने में होगा। आप देखिए 2024 सितंबर से निफ्टी गिरना चालू हुआ था, आज 2025 अक्टूबर आ गई, निफ्टी वापस वहां पहुंच गया जहां से गिरा था, 1 साल में आ गया, रिकवर कर गया। अब टेंशन वाले निकालने लग गए पैसा, हमारे जैसे डालने लग गए पैसा, तो हमने पैसा बना लिया, उनके पैसे खत्म हो गए। भाई जब तक आप निकालोगे नहीं तो आपका पैसा खत्म थोड़ी हुआ है। तो आप ये सोचिए कि मैंने पैसा डाल दिया और वो आधा हो गया, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको उस पैसे की जरूरत है? नहीं है, वो तो सारे खर्चे निकालने के बाद है, उसके अलावा आपके पास 6 महीने का फंड पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आप वो पैसा डाल देते हो जो आपकी आवश्यकता का पैसा होता है, या उधार ले लेते हो कि चल मैं मार्केट्स में पैसा डालता हूं, मैं अपने दोस्त से 1 लाख रुपए का उधार लेके डालता हूं, तब आप फंसते हो। पर आपने सब कुछ कवर कर लिया, सारे इंश्योर सब कुछ ले लिया, सब कुछ कवर कर लिया, हेल्थ को कवर कर लिया, लाइफ को कवर कर लिया, जॉब लॉस को कवर कर लिया, उसके बाद बचा क्या? उसके बाद निवेश करते रहिए। बोरो करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो पैसा बचता है उसको निवेश करिए, क्योंकि आप फिर उसको लंबे समय के लिए भूल सकते हो। आपने उधार ले लिया, आपको तो ब्याज देना पड़ेगा ना, पेशेंस नहीं होता ना लोगों में, भूलने का पेशेंस नहीं होता। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आदमी आप एक पानी समझिए, तालाब में पानी समझिए, ठीक है, अगर मैं उसको हिला दूं तो क्या आप उसको अपने आप को उसमें देख पाएंगे? पर अगर वो ठहरा हुआ होगा और आप अपने आप को देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे। बस यही बात है कि हिलते हुए पानी में आप अपने आप को देख नहीं सकते, यानी कि जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, आप लॉन्ग पेशेंस नहीं रखेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, आप अपने आप को देख ही नहीं पाएंगे। आप शांत रहिए, मन को शांत करिए और उसके बाद समझिए कि ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है। भाई पहले लोग क्या करते थे मैम, आए बेटी पैदा हुई, जमीन ले लो, 5 लाख की ले लो, 10 लाख की ले लो। क्यों? उनके पास पेशेंस होता था कि 25 साल की होगी तब शादी के काम आएगा, तो उनको पता होता था 25 साल अब मेरे को वेट करना है। आपने गोल जो बोला, अपना गोल पता, आपका गोल पता हो गया आपको, कब कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उस हिसाब से आपने प्लॉट लेके रख लिया। अब आपको पता है कि जब तक डॉटर की शादी का टाइम आएगा प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी, मैं उस टाइम काट दूंगा, मतलब बेच दूंगा और शादी करवा दूंगा। अब वो जितना सोचा होगा उससे ज्यादा होगा, उससे कम होगा, वो तो आपका नसीब है, ठीक है, बट या एटलीस्ट बढ़ेगा तो सही, 10 लाख तो नहीं रहेगा। और क्योंकि अब वो हाथ में पैसा नहीं है तो उल जलूल खर्च भी नहीं होगा, क्योंकि मिडिल क्लास की हैबिट है, जैसे पैसा जेब में आता है वो चला जाता है। निवेश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाओगे। आपके पैसे जाते रहेंगे, वो बकेट में छेद रहेगा, पानी गिरता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर 10,000 कमाइए तो 15,000 खर्चे, बचता ही नहीं है। तो आप बचा के खर्च कर लो, पहले बचा लो, निवेश कर दो, फिर खर्च कर लो, बजटिंग करके, पहले बजटिंग कर लो। तो निवेश करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना निवेश के तो आप कैपिटल ग्रो कर ही नहीं पाओगे। फिर आपको हम दो कहते हैं ना कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, पर क्या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? किसी दिन तो आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा ना कि भैया मैं और काम नहीं कर सकता। तो उस दिन अगर आपने वेल्थ ही नहीं बनाई होगी तो फिर आप भागते रहोगे उसी ट्रेडमिल पे। सर तो हम ना आज हाउसवाइफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिनके पास पैसे बचते हैं 5,000, अगर पैसे बच रहे हैं 5,000 तो वो कहाँ जाके इन्वेस्ट करें उनको? ठीक है, देखिए 5,000 रुपए किसी के पास बच रहे हैं, मैं मान रहा हूँ खर्चा वर्चा करने के बाद थोड़ा सा पैसा बचा पा रहे हैं। सबसे इजी तरीका जनरली महिलाओं के लिए होता है गोल्ड, कि आप गोल्ड में निवेश कर लो। अब ऑब्वियसली गोल्ड थोड़ा महंगा हो गया है, 1 ग्राम भी 12-13 हजार रुपए का हो गया है, तो 5,000 रुपए बच रहे हैं, तो या तो 2-3 महीने वेट करके गोल्ड खरीद लो। बट आपको, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हो तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको ये परिवार को पैसा मिला है, हस्बैंड से मिला है या किसी से भी मिला है जो काम कर रहा है, अब वो तो भूल चुके हैं इस पैसे को, उन्होंने तो आपको दे दिया है, ठीक है। तो यानी आपके पास जो 5,000 बच रहा है, ये सब आपने थोड़ा हाथ टाइट कर लिया या घर अच्छे से मैनेज कर लिया और आपके पास 5,000 रुपए बच रहा है, तो यानी इस पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड या सन या जो भी डॉटर है, जो भी कमा के दे रहे हैं आपको, वो भूल चुके हैं इस पैसे को, तो आप भी भूल जाओ। आप इसको आराम से म्यूचुअल फंड में लगा दो लंबे समय के लिए। आपको कुछ समझ नहीं आता ना कि भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं,
आप निफ्टी 500 में इसको डाल दो। देश की सबसे बड़ी 500 कंपनी होती है, उनको निफ्टी 500 कहा जाता है, उसमें डाल दो, भूल जाओ। देश की 500 कंपनियां कहीं डूबेंगी तो सारी डूब तो नहीं डूबेंगी एक साथ, डूबेंगी तो 10 डूबेंगी, 5 डूबेंगी। तो उसमें क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो धीरे 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 करके बढ़ता रहेगा। तो आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हो इसमें। अगर आपको लगता है जी फिर भी कभी मेरे कोई महीना ज्यादा खर्चा आ सकता है, तो आप अपने लिए भी एक इमरजेंसी फंड बना सकते हो कि 5,000 रुपए मेरा बच रहा है, तो मैं 15-20 हजार रुपए का एक फंड अलग से रख ली, तो कैश ही रख लूंगी घर पे, मेरे को कहीं डालने की जरूरत नहीं, कोई एफडी नहीं, कोई कुछ नहीं, चुपचाप कैश रख लीजिए 15-20 हजार रुपए का, कि कल को थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं किसी महीने खर्चा ज्यादा हो, कोई त्योहार का महीना हो गया, कोई आ गया घर पे, तो उसको कैटर करने के लिए आपने 20,000 रुपए एक साइड में अलग से रख लिया। पर उसके अलावा जो है सारे पैसे को आप निवेश करते रहिए। जैसे मैंने बताया, या तो सोना ले लीजिए, अगर सोना नहीं ले पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपना निफ्टी 500 जैसे इंडेक्स में का म्यूचुअल फंड आता है, उसमें आराम से धीरे धीरे पैसा डालते रहिए। आपकी देश की 500 कंपनी है, बड़ी सबसे बड़ी 500 कंपनी है, उन पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो अभी तो हाउसवाइफ की बात कर ली हमने, अब जो अर्न कर रहे हैं, जिनकी सैलरी आ रही है, तो उनके हर महीने सैलरी आने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सैलरी बैंक अकाउंट जो है ना, उसमें से 2 से 3 बैंक अकाउंट और बनने चाहिए। सबसे पहला बनना चाहिए इन्वेस्टमेंट का बैंक अकाउंट, कि जहां से पैसा निवेश हो जाएगा। एक बनना चाहिए आपका जहां से आपका इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो रहा है, और एक अकाउंट बनना चाहिए जहां से आपके खर्चे हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आज यूपीआई है, तो हमें तो पता नहीं, हम तो बेसुध होके खर्चा कर रहे हैं, कभी कहीं मार रहे हैं, कभी कहीं लगा रहे हैं। अब वो आपके सैलरी अकाउंट से लिंक्ड है, सैलरी अकाउंट में सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो दबादब जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, ट्रैक नहीं कर आप पाते ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। ये परेशानी हमने बहुत जगह देखी, बहुत हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी देखी, बहुत लोग के साथ देखी, कि यूपीआई को ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है, एक अलग अकाउंट बना लीजिए और पहले पैसे अपने सैलरी अकाउंट से उस अकाउंट में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी है 30,000 रुपए महीना, आपको लगता है जनरली आपका सही यूपीआई का खर्चा होना चाहिए 7,000 रुपए महीना, तो आपने क्या किया, वहां से 7,000 रुपए महीना इस बैंक अकाउंट में डाल दिया और इस अकाउंट से यूपीआई को लिंक कर दिया। अब आपको पता है कि ये अकाउंट का पैसा खत्म, तो मैटर खत्म, अब अपने पास उसके बाद पैसे नहीं बचे। तो आपका मेन अकाउंट से आप यूपीआई को लिंक मत कीजिए, दैट इज द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच पीपल डू। तो वो हटा दीजिए। एक अकाउंट अलग रखिए जहां से आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एक अकाउंट अलग रखिए जहां से आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे ये यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं, और एक अकाउंट रखिए जहां से आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो रहा है और इंश्योरेंस के प्रीमियम है या कोई ईएमआई देनी है वो जा रही है। उसके अलावा जो वहां पैसा बच जाता है, अगर सैलरी में फिर भी कुछ पैसा बच जाता है, तो उसको जो है आप एक बार के लिए एफडी कर दीजिए, ताकि अगर कल को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए आपके पास, फॉर एग्जाम्पल किसी महीने आपको बोनस आ गया, कंपनी से 50,000 रुपए आ गए, अब उसके अगेंस्ट कोई खर्चा नहीं है आपके पास, तो आपने एक बार के लिए उसको एफडी में पार्क कर दिया कि मेरे को अभी पता नहीं करना क्या, पर 3 महीने बाद आपको लगता है कि अब एक कोई म्यूचुअल फंड है जो मैं खरीदना चाहता हूं या मैं इसमें लॉन्ग टर्म पैसा डालना चाहता हूं, फिर आप उस म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। बाय चांस आपको 10 लाख रुपए का बोनस मिल गया साल में, बहुत अच्छा काम किया आपने, आपको लगता है ये 10 लाख रुपए अभी तो मेरे को पता नहीं करना क्या है, तो आपने एक बार एफडी में डाल दिया, 3 महीने 6 महीने बाद आपको लगता है एक छोटा सा प्लॉट है, मैं खरीद लेता हूं, मेरे को लंबे समय में अच्छा रिटर्न्स दे देगा, तो आपने वहां पैसा डाल दिया। तो इस तरीके से अपने वो जो मेन अकाउंट है ना, उसमें छेद मत होने दीजिए ज्यादा। ऐसा नहीं है कि उसी से आपकी यूपीआई चल रही है, उसी से सब कुछ हर लोग करते हैं, और जो हर लोग कर रहे हैं, और जिस वजह से उनको खर्चे पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, सेंस ही नहीं है कि खर्चा हो क्या रहा है। और इतने आजकल मैकेनिज्म्स आ गए जिससे आप ट्रैक कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, पर एक बैंक अकाउंट ही अलग बना दो, वो सबसे अच्छा तरीका है, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं। गोल्ड में इन्वेस्ट करना हमेशा से क्लासिक माना गया है, तो अब क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जो रेट इतनी हाई है, डाउन है पे, मैंने कहा ना 25,000 पे भी जब था, सब लोग रोते थे, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आज भी लोग रहेंगे, कल भी लोग रोएंगे, पर मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड कहीं थमने वाला है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि अगले साल डबल होगा, उसके अगले साल डबल होगा, पर 10 साल में मिनिमम डबल होगा। 10 साल में हो जाएगा ये डबल। अब 10 साल में डबल होता है तो भी आपको 7-8% का रिटर्न बन जाता है, तो क्या बुरा है, आपके पास गोल्ड भी आ गया, एक एसेट भी आ गया और आपको रिटर्न्स भी बन गए। तो जनरली हमने देखा कि 10-1 साल के होराइजन में आपको ये डबल करके दे देगा पैसा आराम से। सर, तो बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का तरीका क्या है? क्योंकि आपने अपनी स्टॉक मार्केट फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टॉक मार्केट से की थी, इन्वेस्टिंग, तो आप बता सकते हैं सेफ तरीका क्या है और एंट्री लेने का टाइम क्या है सही? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो 2 तरीके आने के। एक है आप डायरेक्ट स्टॉक्स ले सकते हैं, मतलब कोई कंपनी आपने चुनी और उसको ले लिया, पर ये काम एक तो मुश्किल है और एक थोड़ा स्पेशलाइज्ड है। हमें नहीं पता कौन सी कंपनी आगे जाके चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, उसको स्टडी करना पड़ता है, बहुत डीप स्टडी करना पड़ता है। तो या तो आप वो सीख लीजिए करना, अगर आप नहीं सीख सकते तो सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ जाइए। म्यूचुअल फंड्स के यहाँ एक्सपर्ट बैठा हुआ है,
जिसका काम है ये करना, 15-20 साल से वो ये काम कर रहे हैं, फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, उसको सही जगह लगा रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, उसको रिटर्न्स बना रहे हैं, तो उनको दे दीजिए, वो अपने आप आपका जो है फंड को मैनेज कर देंगे। तो मैं तो अभी भी लोगों को कहूंगा कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आने की कभी जरूरत नहीं है। मैंने ये गलती करी, मैंने भी स्टॉक मार्केट में आया, मैंने पहले स्टॉक्स खरीदे, पर मैंने देखा कोई इसका फायदा नहीं होता, स्ट्रेस ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। पर अगर जब से मैंने एसआईपी करनी चालू की, मेरी लाइफ से स्ट्रेस हट गया है और मैं अपने काम पे फोकस कर पाता हूँ और मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपने काम पे फोकस करें, ये सब नहीं देखें कि स्टॉक मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ना शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल होती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे। अभी ट्रंप ने कुछ बोल दिया, अभी मोदी जी ने कुछ बोल दिया, अभी इसने कुछ बोल दिया, अभी उसने कुछ बोल दिया, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट चलता रहता है स्टॉक मार्केट पर। एक लंबे हॉराइजन में आपको स्टॉक मार्केट एक अच्छा रिटर्न दे जाती है। लेमैन लैंग्वेज में जान सकते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज किसी कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ, तो मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है कि मैं रिलायंस का मालिक बन जाऊं या मैं टीसीएस का मालिक बन जाऊं, इन्फोसिस का मालिक, बड़ी बड़ी कंपनी है, पर मेरे को लगता है ये बड़ी कंपनी आगे और बढ़ेंगी, तो दूसरा तरीका है मैं उनका शेयर खरीद सकता हूँ। अब मेरे पास है कुल मिला के 1000 रुपए निवेश करने के लिए। अब मैं बनना चाहता हूँ रिलायंस का मालिक, टीसीएस का मालिक, इन्फोसिस का मालिक। रिलायंस का शेयर है 1500 का, टीसीएस का शेयर है 3000 का, इन्फोसिस का भी शेयर कुछ 1500 का है। यानी अगर मुझे एक एक शेयर भी लेना है तीनों में, तो कुल मिला के मेरे को 6000 रुपए डालने हैं। मेरे पास कितने हैं? 1000 रुपए। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, हमारे जैसे हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और वो जो है इन कंपनीज में ओनरशिप ले लेता है, तो डिफैक्टो हमारी ही ओनरशिप उसमें होती है। पर क्योंकि हमारे पास पूरे पैसे नहीं थे वो स्टॉक्स खरीदने के, तो म्यूचुअल फंड जो है लोगों से पूल करके पैसा ले लेता है। आपसे और मुझसे ले लिया 5-5 हजार रुपए, 10,000 रुपए ले लिया और हम हमारे बिहाफ पे निवेश कर दिया। तो 5,000 रुपए में हमारे को तो तीनों स्टॉक नहीं मिलते, ना आपको मिलते ना मुझे मिलते, पर 10,000 में दोनों को मिला के मिल गए हमारे को। तो म्यूचुअल फंड जो है वो पूल की तरह है कि सबसे पैसा पूल कर लेता है और फिर आगे जाके स्टॉक मार्केट में निवेश कर देता है। अभी तक की आपकी सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी जो आपने बनाई हो? हाउ टू स्टार्ट योर एसआईपी। चली भी सबसे ज्यादा वही है। 1.8 मिलियन व्यूज हैं उसके लॉन्ग वीडियो के। आज भी वो वीडियो हमारे को महीने का 3 लाख व्यूज देती है। तो चलती जा रही है, चलती जाती है। बड़ा बेसिक कंटेंट है। हाउ टू स्टार्ट योर एसआईपी, उससे सिंपल कंटेंट क्या हो सकता था? सर तो हाउ टू स्टार्ट योर एसआईपी ये भी बता दीजिए। मे भी ये भी चल जाए। तो हाउ टू स्टार्ट योर एसआईपी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले एसआईपी की पावर को समझना जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो अगर उस पर आपको कन्विक्शन नहीं है, ना नॉलेज है ना कन्विक्शन है, तो आप कर नहीं पाओगे उसका। तो नॉलेज कन्विक्शन लाना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपको लंबे समय के लिए रहना है, आपको अपना गोल पता होना चाहिए, गोल के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब और कितना पैसा चाहिए, वो पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको अपनी एसआईपी चालू करनी है। और एक चीज जरूर याद रखनी है, जिस तरह आपके लाइफ के खर्चे बढ़ेंगे उसी तरह लाइफ की एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। अगर आज आप 10,000 की एसआईपी करते हो तो अगले साल वो 10,500 या 11,000 की हो जानी चाहिए, फिर वो और बढ़नी चाहिए, फिर वो और बढ़नी चाहिए। हर साल आपकी एसआईपी बढ़नी चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर आप सेम अमाउंट डालते रहोगे तो इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को खत्म कर जाएगी। पर अगर आप स्टेप अप कर दोगे अपने एसआईपी को, तो फिर इन्फ्लेशन आपको बीट नहीं कर पाएगी। तो बहुत सिंपल है, अपनी एसआईपी को स्टेप अप कीजिए, लंबे समय तक रहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो लोग ना इमोशनल होके भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इमोशनल इन्वेस्टिंग और लॉजिकल इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? इमोशनल इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आपने डेटा नहीं समझा है, आपने रिक्वायरमेंट नहीं समझी, आपने मैंने जो पहले 3 प्रश्न थे उसका जवाब नहीं दिया कि आपको पैसा क्यों चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। पहले ये 3 क्वेश्चन का अगर आपने जवाब नहीं दिया, उसके बाद जिस एसेट में आप पैसा डाल रहे हो उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि उसका स्वभाव क्या है। अब एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि मैं रिस्क ज्यादा नहीं ले सकता, पर मेरा दोस्त बोल रहा है क्रिप्टो बहुत अच्छा है, तो एक काम करते हैं क्रिप्टो में निवेश करना है। मतलब 2 अलग स्टेटमेंट हो गए ना, कि मैं रिस्क ज्यादा नहीं ले सकता पर मैं क्रिप्टो में निवेश करना चाहता हूं। आपका स्वभाव, पर्सनल स्वभाव है रिस्क ना लेने का, पर जो एसेट चुन रहे हो उसमें हाईएस्ट रिस्क है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मतलब एकदम गोली की तरह चलता है। तो आपका स्वभाव और एसेट का स्वभाव मैच नहीं कर रहा है, तो आपको कहां पैसा डालना चाहिए? आपको रिस्क कम चाहिए, आप सोने में डाल दो, एफडी में डाल दो, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में डाल दो जहां पे बड़ी कंपनियां होती हैं। आपको रिटर्न्स बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, पर आपका रिस्क कम रहेगा। रिस्क ज्यादा लोगे, रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो अपना स्वभाव ना जानना और एसेट का स्वभाव ना जानना और उसके बिना निवेश करना और अपनी रिक्वायरमेंट्स ना समझना, इसे हम इमोशनल इन्वेस्टिंग कहते हैं।
कैसे समझे खुद की रिक्वायरमेंट्स को? बैठिए अपने अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, लाइफ इवेंट्स है। हम्म, हर व्यक्ति के जिंदगी में कुछ इवेंट्स होते हैं। हम्म, उसको पढ़ाई करनी होती है, हम्म, उसको शादी करनी होती है, हम्म, उसको बच्चों की पढ़ाई करानी होती है, उसको घर खरीदना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है, बच्चों की शादी करानी होती है, रिटायरमेंट होता है। यही रिक्वायरमेंट्स है। इसी के लिए तो पैसा चाहिए, और हम्म, किसके लिए पैसा चाहिए? हम्म, साल में एक वेकेशन करनी है, उसके हम्म, लिए पैसा चाहिए। तो यही तो रिक्वायरमेंट्स है। इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपको टाइम और पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है जैसे आज आप घर नहीं ले पा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप जिंदगी भर घर नहीं ले सकते? ले सकते हो। आप एक काम करो, 15 साल का प्लान बनाओ कि मैं 15 साल बाद घर लूंगा, और उसके लिए निवेश करो। तो आपके पास 15 साल तक धीरे धीरे निवेश किया, एक अमाउंट बना, उससे आपने घर ले लिया। ठीक है। आपने बच्चे की पढ़ाई करानी है, आज आपका बच्चा 2 साल का, आपको पता है 18 साल की उम्र में उसको मेरे को कॉलेज भेजना है, तो आपने उसके लिए एक फंड अलग से बना दिया। बच्चे की शादी करनी है, आज वो 2 साल का है, 25 साल की उम्र में शादी होगी, तो 23 साल के लिए एक फंड बना दिया। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए अगले 25 साल में, तो उसके लिए एक फंड अलग से बना दिया। तो आप ही के लाइफ इवेंट्स जो हैं, आप ही के पर्सनल लाइफ इवेंट्स ही आपके रिक्वायरमेंट है पैसे की। और यही होते हैं 7-8 बड़े इवेंट्स होते हैं लाइफ के, चाहे गाड़ी, घर, वेकेशन, शादी, पढ़ाई, रिटायरमेंट, बस यही है। ये सारे प्लान्स होते हैं। सर, तो जेन जी में इन्वेस्टिंग कल्चर को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ वो चाहते हैं ना, वी लिव फॉर वंस, एक बार जीना है, पर वो तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, देखिए तो वहाँ रोज पे मर क्या? के तो नहीं जी सकते ना। आप जीना एक बार आपको पता है आप एक ही बार जीने वाले हैं, पर उसको भी प्लान कर लो ना। हर चीज करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको खुश करती है वो करने की जरूरत है। आपको लगता है मेरे को बाहर जाना पसंद है, पर अगर आप हर हफ्ते ही बाहर जाने लग गए तो इस पे बहुत स्ट्रेस पड़ेगा। आप ये कर सकते हो कि भाई मेरे को बाहर जाना पसंद है, मैं महीने में 2 बार बाहर जाऊंगा, ठीक है। या फिर आप अपनी कमाई बढ़ाइए कि मेरी आज कमाई जी है 25,000 रुपए महीना, पहले मैं काम करता हूं, मैं अपनी कमाई जरा 50,000 रुपए पे ले आता हूं, फिर मैं थोड़े ज्यादा खर्चे कर लूंगा। क्या ये आपका आखिरी पेचेक है? यू लिव ओनली वंस, क्या ना, यही कहते हैं ना वो लोग, यू ओनली लिव वंस, ऐसा कुछ है ना, योलो। पर ये आपका सिर्फ पहला पेचेक आपका आखिरी पेचेक नहीं है ना। अगर आप एक बार भी जीने वाले हो तो 20 साल तो काम करोगे, तो 20 साल का मतलब होता है 250 240 पेचेक्स। तो सारा दारोमदार पहले पेचेक पे क्यों डाल रहे हो? पेचेक को बढ़ने दो ना। आज पेचेक है, 6 महीने बाद थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर 12 महीने बाद बढ़ जाएगा, फिर 2 साल बाद बढ़ जाएगा। कुछ मस्तियां तब कर लेना, बचा के रखनी है थोड़ा तो वैसे। बचा के रखो ना। मतलब आज ही अगर आपने सारा बोझ पटक दिया एक ही पेचेक पे, तो फिर आप सक्सेसफुल कैसे होगे? तो सब कुछ बैलेंस में कीजिए, थाली की तरह कीजिए। अपने इंजॉयमेंट्स भी करिए, इंजॉयमेंट्स का फंड अलग बना लीजिए। आपको लगता है मेरे को साल में एक ट्रिप करनी है, इंटरनेशनल ट्रिप करनी है 50,000 रुपए की, तो 4,000 रुपए महीने की एक रेकरिंग डिपॉजिट बना लीजिए। तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे साल के अंत में आपके पास एक 50,000 रुपए का कॉर्पस आ जाएगा। जाइए एंजॉय कीजिए। हर चीज को प्लान कीजिए, अनप्लान्ड मत चलिए। बस इतना अगर आप प्लान कर लेंगे ना, तब भी आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाएंगे। और चाहे आप कम भी कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छा निकाल लेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी तो है। बेसिक मिस्टेक्स क्या करते हैं हम फाइनेंस में? देखिए सबसे पहली मिस्टेक हम ये करते हैं कि पहले ही पेचेक पे लोन ले लेते हैं। पेचेक आया, ईएमआई पे आईफोन ले लिया, ईएमआई पे घर लेने की बात हो गई, ईएमआई पे बाइक ले ली, ये EMI दबे हुए सपने पूरे करते हैं तो लोग। पहला ही पेचेक क्यों जरूरी है? आप आराम से इंतजार करो, प्लान करो। तो हम्म, सबसे पहली गलती तो यही होती है कि हम अपने पहले पेचेक पे सारा उधार का बोझ पटक के मार देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारा आखिरी पेचेक है, इसी से एस्पिरेशन पूरी करनी है हमारे को। तो ये सबसे बड़ी गलती है, आप जो कोई भी स्टार्टिंग करता है। सेकंड है, कोई भी व्यक्ति बैठ के अपनी बजटिंग नहीं करता, यानी कि उसके खर्चे क्या है, वो कितना पैसा कमा रहा है, कितना पैसा उसे घर पे भेजना है, कितना पैसा उसको जो है आज यहाँ रहने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, बिजली के लिए चाहिए, उसका ब्रेकअप किसी के पास नहीं होता। तो ये दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तीसरा, हम गुड डेट और बैड डेट का फर्क नहीं समझते। गुड डेट का मतलब होता है कि आपने पैसा उधार पे लिया और कुछ क्रिएट किया, आपने घर बना दी, शॉप बना दी, जमीन ले ली, और या फिर आपने बिजनेस चालू कर दिया। तो ये क्या किया, आपने उधार तो लिया पर उससे कुछ क्रिएट करने की आपकी वो हो गई। बट बैड डेट क्या, आपने उधार लिया, आईफोन ले लिया, उधार लिया, ट्रैवल पे चले गए, ठीक है, तो ये होता है बैड डेट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको गुड डेट कितना लेना है, बैड डेट कितना लेना है, ये भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। चौथा, जो मैंने आपको 4 बैंकिंग अकाउंट सिस्टम बताया, वो होना चाहिए। आपका यूपीआई पे कंट्रोल होना चाहिए कि आप खर्चे कहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पांचवा, आप सोचते नहीं हो, बिना सोचे, जैसे हम कहते हैं ना, वो
कौन सा इंपल्सिव स्पेंडिंग के थ्रू ऐसी चीजें ले लेते हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक बार क्या हुआ, मेरी क्लास में मैंने लोगों को बोला, आप एक काम कीजिए, जो चीज को आपने 1 साल से छुआ नहीं है, मेरे को बताइए, अगर आपके पास 100 आइटम्स है तो ऐसी कितनी आइटम है जिसको आपने 1 साल से छुआ नहीं है। तो अगली क्लास में आए सारे, सबका मुंह लटका, मतलब क्या हो गया, तो कोई बोल रहा है सर 60% आइटम्स है कि पिछले 1 साल से हाथ नहीं लगाया मैंने। लड़कियां कह रही हैं सर 80% आइटम है जिनको हमने पिछले 1 साल से हाथ नहीं लगाया है। तो मतलब भाई लिया क्यों था? जब आप 1 साल से कोई चीज को हाथ भी नहीं लगा रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको आगे लग जाके हाथ लगाने वाले हो? क्यों ली थी 10 घड़ियां जब उसमें से 6 आज यूज नहीं हो रही, 4 यूज कर रहे हो या 3 यूज कर रहे हो? अच्छा, अब समझ आ गई है तो एटलीस्ट उसको बेच दो, उसको निकाल दो, कुछ तो करो। आप भी देखिए मैम, जब आप अपने घर में अपना वार्डरोब भी देखेंगे या कोई भी यूटिलिटी की चीजें, आप देखेंगे कि यार 80% चीजें, 70% चीजें हम 1-1 साल से ज्यादा छूते भी नहीं है। तो हमने खरीदी क्यों थी एट द फर्स्ट प्लेस? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो अपनी रिक्वायरमेंट लोगों को क्लियर नहीं होती, उसके बिना लोग खरीदने लग जाते हैं। जस्ट पसंद आ गया, उठा लिया। तो आई थिंक ये भी हमारे को चीजें जो है बहुत हर्ट करती है। और क्योंकि हमारे पास मिंत्रा है, हमारे पास अमेजोन है, हमारे पास फ्लिपकार्ट है, हमारे पास ये सारी चीजें, तो उनका काम है ये सारी चीजें हमारे को पुश करना कि नया स्टॉक आया है, नया ये आया है, एक नई ड्रेस आई है, एक नया सूट आया है, एक नया शूज आया है। आजकल लोग स्नीकर्स खरीद लेते हैं 10-10 कि मैं आई एम अ स्नीकर हेड, और चल रहा है उधार उनके ऊपर। तो ये सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है। सोसाइटल प्रेशर भी है, वो वैसा दिख रहा है तो मुझे भी हाँ, ये चीज पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि भाई इसके पास नाइकी है तो मेरे पास भी नाइकी होना चाहिए, इसके पास XYZ है तो मेरे पास भी यही होना चाहिए। आप ऐसे कंपैरिजन में जियोगे तो ना तो आप खुश रह पाओगे, ना आप फाइनेंशियली स्टेबल रह पाओगे। सर, तो क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड को लोग बुरा बोलते हैं और अच्छा भी बोलते हैं, या तो नहीं ही यूज करते हैं या फिर बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं। तो क्या है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स? देखिए, क्रेडिट कार्ड है ना, दो धारी तलवार है। अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, नहीं सीखे तो आप ही को काट देगा। अच्छा। अब इसका सिंपल उदाहरण देता हूँ। मेरा स्विगी पे खर्चा होता ही है, ठीक है, तो मुझे खर्च करना ही है उस पर, मेरा कंपल्शन है भाई, घर का सामान आना है, कुछ आना है, कभी दोस्त आके खाना आना है, हमारा एक बजट है, हमें पता है कि इतना महीने का जाता ही जाता है। तो मैंने बोला यार इसमें हम और बचत कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम बचत कैसे कर सकते हैं, कार्ड है HDFC का, स्विगी का जॉइंट कार्ड है। जो भी आप स्विगी का खर्चा करोगे 10% कैशबैक मिल जाएगा। अब मुझे पता है मैं 15,000 रुपए तो खर्च कर ही देता हूँ महीने के, तो 15,000 पे 10%, 1,500 रुपए मेरे को वापस मिल गए। तो मैंने क्या किया, मैंने उस कार्ड का सदुपयोग कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो खर्चा वैसे ही कैश से हो रहा था, तो कैश से हो रहा था, मेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं था, उसका कोई बेनिफिट नहीं था। अब मेरे को 40 डेज का क्रेडिट भी मिलेगा और उसके अलावा 10% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये समझदारी है, ये मैंने क्रेडिट कार्ड को अपने फायदे के लिए यूज कर दिया। अब मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है पिछले 15 साल से, उसमें इस टाइम पे करीबन 1 लाख पॉइंट्स है। अब उस 1 लाख पॉइंट से मैं अपनी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को एक जगह जाना है जहां मेरा जो है आना जाना और 2 दिन का होटल, टोटली वो 1 लाख पॉइंट से निकल जाएगा। तो मेरे लिए तो वो 1 लाख पॉइंट एक फ्री, मेरे लिए वेकेशन फ्री कर गया। और मेरे खर्चे होते ही हैं क्रेडिट कार्ड पे, हमारा बिजनेस भी है तो बिजनेस एक्सपेंसेस भी क्रेडिट कार्ड पे होते हैं। तो एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों यूज कर रहे हो। आपके कुछ खर्चे हैं जो लाइफ में होने ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के करोगे क्रेडिट कार्ड। आज मैं जानबूझ के क्रेडिट कार्ड आ गया इस वजह से नहीं कि मैं स्विगी पे खर्च कर, मैं कर ही रहा था, उसको मैंने फायदा ले लिया उस चीज का। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो तो वो बेटर है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए। पर अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, आपको लगता है मैं जैसे ही दुकान में घुसूंगा क्रेडिट कार्ड होने की वजह से मैं स्वाइप कर दूंगा, तो प्रॉब्लम, फिर आप मत करें। दूसरा, क्रेडिट कार्ड ना एक इमरजेंसी फंड की तरह काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऊपर नीचे हो गया, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, आपको कुछ अभी इमीडिएटली कैश अवेलेबल नहीं है, कहीं से आपको इंश्योरेंस का समझ नहीं आ रहा, अभी याद नहीं आ रहा, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, आपके पास 40 दिन का टाइम है, उतने में आपका इंश्योरेंस आ गया, अगली सैलरी आ गई, कुछ भी आ गया, मतलब आपने FD तोड़ दी, तो आपका एक क्रेडिट कार्ड कभी कभी आपके लिए इमरजेंसी फंड की तरह भी काम आ जाता है, अगर उसको सही तरीके से उपयोग किया जाए तो। ऐसा नहीं कि आप मतलब बेसुध होकर उपयोग करे जा रहे। और तीसरा सबसे बड़ा हेल्प होता है क्रेडिट कार्ड से, वो होता है कि जब भी कोई व्यक्ति नया आता है जॉब मार्केट में, या तो उसका ना क्रेडिट स्कोर नहीं होता, तो क्रेडिट स्कोर लाने का सबसे आसान तरीका है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। कैसे? क्योंकि जब आप आओगे आपके पास क्रेडिट स्कोर तो है नहीं, तो आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगा। अच्छा। तो सबसे पहले आपको FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, यानी आपको बैंक के पास 20,000 की FD करनी पड़ेगी। वो हो सकता है आपको 20,000 की जगह 18,000 का क्रेडिट कार्ड का लिमिट दे दे। फिर आप क्या करोगे, क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, उसको पे करोगे, यूज करोगे, पे करोगे, यूज करोगे, पे करोगे, तो सिस्टम को समझ आ जाएगा कि एक अच्छा नागरिक है, तो आपका सिबिल स्कोर बनेगा।
फिर धीरे धीरे आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट एनहांस होगा, फिर एफडी में वापस मिल जाएगी, और आगे जाके आपको होम लोन चाहिए, गाड़ी का लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको आराम से मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड के सदुपयोग भी बहुत ज्यादा है, पर अगर आप यूज करना जानो चाहो तो सीख लो ना थोड़ा सा, क्या प्रॉब्लम है? तो ट्रैप क्यों बोलते हैं क्रेडिट ट्रैप कार्ड इसलिए को? बोलते हैं क्योंकि लोग बेसुध होके खर्च करते हैं, हम्म, जितना लिमिट होता है पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं उसे, वो उसका इंग्लिश टर्म भी है, मैक्स आउट कर देते हैं, ओके। कि मैक्स आउट यानी कि पूरा उड़ा दिया। ठीक है, कुछ लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, संयम नहीं होता, वो कोई महंगी चीज देखेंगे उनको लगेगा कैश तो है नहीं, चल क्रेडिट कार्ड से उड़ा देता है। तो हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करो। अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो क्रेडिट कार्ड घुमाओ। अगर ये अप्रोच से चलोगे तो क्रेडिट कार्ड जैसी तो कोई चीज नहीं, आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिलता है, कैशबैक्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत फायदे हैं क्रेडिट कार्ड के, ऐसा नहीं है क्रेडिट लोग कार्ड के उठा नहीं फायदे। पाते। लोग फायदा कैसे उठाएंगे अगर उसको यूज ही नहीं करना चाहेंगे तो? बिल्कुल। मैंने जैसे बताया कि 10% कैशबैक मेरे को मिलेगा, एक ट्रिप मेरा फ्री हो जाएगा, ये कैसे होगा? क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स की वजह से तो होगा। सर, तो अभी एक रैपिड फायर जी। करते हैं, ठीक है? अगर आपको 10 लाख मिल जाए अभी, तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो मैं तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। एक फाइनेंशियल मिस्टेक जो आप दोबारा कभी नहीं करेंगे? दोस्तों को उधार नहीं दूंगा। ओके। एक स्टॉक या फंड जिससे आपने सबसे ज्यादा सीखा है? एक स्टॉक या फंड जिससे सबसे ज्यादा सीखा है, हाँ, मेरे लिए रहा था वो डीएसपी स्मॉल कैप फंड, उसने मेरे को ओके। बहुत अच्छा सिखाया था, ओके। पैसा भी एक बना के दिया। अच्छा, एक फाइनेंस मूवी या डॉक्यूमेंट्री जो सबको देखनी चाहिए? फाइनेंस मूवी या डॉक्यूमेंट्री जो सबको देखनी चाहिए, वो कौन सी थी? द लॉन्ड्रोमैट। ओके, मैंने देखा। अगर सर ने भी उसकी वीडियो करी थी ना, वो बहुत वायरल हुई, मैंने भी करी थी, हम अच्छा। दोनों ने करी थी, बहुत वायरल हुई थी। अच्छा। अगर आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है तो आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच बाय रमित सेठी। उसके 5-6 एपिसोड्स हैं, वो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी सीरीज है। और अगर आपको थोड़ी अगर आपके पास पैसे ज्यादा है, उल्टा पुल्टा करना है, तो द लॉन्ड्रोमैट करके है, वो बहुत अच्छी सी मूवी है। उसमें सिखाया गया कि कैसे कैश के पैसे को बाइट किया जाता है। करना नहीं है भाई, ये सब गलत काम है। एक गोल्डन रूल जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट बिल्ड योर इमरजेंसी फंड एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या सीखा है आपने? पेशेंस, एक्सट्रीम पेशेंस। Hmm. Good things take time and great things take decades. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much.